आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन क्वेश्चंस के बीच बीच में ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अगर हमको नहीं पता होता तो क्वेश्चन हम समझ नहीं पाते और हमको मुश्किल होती है। इसलिए एक तरह का हम रिवीजन कर लेंगे फटाफट से कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। हाँ, डिवीजन वही जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बस इसको प्रॉपरली एक फॉर्मेट में पढ़ेंगे जिसको हमने क्लास 10 में नाम दिया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस भी कुछ आएंगे। अगर आपने सॉल्व किया हो तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर फर्स्ट टाइम आप क्लास 10 की कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये चीजें तुम इस क्लास में तो नहीं, लेकिन आने वाली क्लासेस में जरूर समझ पाओगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम के हेल्प से हम HCF फाइंड करना सीखते हैं और नंबर सिस्टम में नंबर्स जो हैं उसको प्रूव करना सीखेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे, वही मल्टीप्लिकेशन जो हमेशा से करते आ रहे हैं। हमने क्लास 10 में इसको नाम दिया है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, या छोटी क्लासेस में हम इसको जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना। HCF LCM में क्या रिलेशनशिप है इसका भी एक फार्मूला हमको सीखना है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी सी थियरम है जिसको हमको समझना है। वैसे भी हम कॉमन सेंस से उन सब बातों को समझते हैं, बट उसको एक शब्द में समझना है, ठीक है। और लास्ट में प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी के बारे में हमको समझना है। जैसे प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। याद है क्लास 9 की बुक में लिखा है कि वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन क्लास 10, और क्लास 10 में अब तुम पहुंच गए हो तो तुमको सीखना पड़ेगा कि √2 को प्रूफ कैसे करें कि ये इर्रेशनल नंबर है। हम जानते हैं इर्रेशनल है, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 का है। तो इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ लेंगे, रैशनल और इर्रेशनल के डिफरेंस को समझ लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। राइट, नाम तो बड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। तो एनीवेज उसको तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। पहला नंबर है नेचुरल नंबर, या हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। यहां पे नीचे से मैंने शुरू किया, n से डिनोट करते हैं। 1 से शुरू होगा, अनंत तक नंबर जो जाएगा उसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, 2000, 5000, 10000, इस तरह से, ठीक। नेचुरल नंबर जितना है सबका सब ले लो और इसमें सिर्फ जीरो शामिल कर दो, तो हमको जो सेट मिलेगा उसको हम बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर को दिखाते हैं डबल यू से, ठीक है। तो डबल यू से होल नंबर को दिखाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब कुछ बच्चे इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आते, लेकिन पूछते हैं कि क्या 10 नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली 10 नेचुरल नंबर है। उनका कहना ये होता है कि नेचुरल नंबर में जीरो तो नहीं शामिल है, और 10 बनता है 1 और 0 को मिला के, तो ये कैसे नेचुरल नंबर हुआ। देखो TEN 10 या 10 हम लिखते हैं ना, तो शब्द में जो लिखते हैं वो 10 है। बाद में डेसिमल नंबर सिस्टम जब आया तो 0 पता चला, फिर 1, तो डिजिट के कॉम्बिनेशन से हमने 10 लिखा, लेकिन 10 हम बोलते पहले से थे, 10 हम पहले से बोलते थे। उसको डिजिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका आया, जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, वो बाद में आया। तो 10 तो हम पहले से बोलते थे ना, नेचुरली बोलते थे। तो 10 या 10 एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि 10 तो हम पहले से बोलते ना, उसको लिखने का तरीका बाद में आया। तो इसलिए 1 0 से मिल के हम 10 कहते हैं। एनीवेज ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। अब जितने होल नंबर्स हैं ना, उन सबको ले लो, और इसमें जितने नेगेटिव नंबर्स हैं उन सबको शामिल कर दो। तो नेगेटिव नंबर्स शामिल कर दोगे तो बन जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से दिखाते हैं, जो जर्मन भाषा के एक वर्ड ज़हलन से आया, जिसका मतलब होता है टू काउंट। कुछ लोग इसको I से भी दिखाते हैं, लेकिन हमारे बुक में Z से है, तो मैं Z से तुमको बता रहा हूं। अब देखो Z कैसे बना है, इस साइड भी जा रहा है। देखो Z कैसे बना, इस साइड भी जा रहा है और पीछे साइड भी जा रहा है, यानी 0 के इस साइड नेगेटिव नंबर, 0 के इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर। अब जो पॉइंट इंटीजर के बारे में ध्यान देने का है वो समझो।
इंटीजर का मतलब होता है पूरा पूरा, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव, लेकिन पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान में रखना। 1/2 इंटीजर नहीं है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 3.5 इंटीजर नहीं है, तो पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव सारे, नेगेटिव सारे और जीरो भी, तो हम उसको बोलते हैं इंटीजर्स। जितने इंटीजर्स है ना उन सबको ले लो। अब जितने फ्रैक्शंस वाले नंबर है, जैसे 1/2 1/3, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, सबको शामिल कर लो, एक सेट बनाओगे तो बनेगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से दिखाते हैं, और ये जो क्यू आया है ना, ये क्वेश्चन से आया, क्वेश्चन से आया तो क्यू दिखा रहा है, तो क्या इसके पीछे का लॉजिक है अभी इसी क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तुम ये समझो कि रैशनल नंबर का मतलब सारे इंटीजर मिला दो और सारे फ्रैक्शन वाले, पॉजिटिव नेगेटिव सब, तो उस सेट को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो एक आइडिया तो तुमको हो गया कि रैशनल नंबर मतलब सारे इंटीजर्स और सारे फ्रैक्शन वाले नंबर्स, करेक्ट। उसके बाद रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को मिला दो। रैशनल नंबर तो तुम समझ ही गए, इरैशनल नंबर ऐसे समझो कि परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर नहीं होते हैं, उनको इरैशनल, जैसे √2 √3 √7 √5, तो इनको ये परफेक्ट स्क्वायर के नंबर नहीं है। तो इन सारे परफेक्ट स्क्वायर का नंबर, और एक बड़ा फेमस है पाई, और एक है यूलर्स नंबर जिसको ई से दिखाते हैं ना, तो वो भी इरैशनल नंबर होता है, ठीक है। अभी डिफरेंस समझेंगे इसी क्लास में, इसलिए बस यहां तक के लिए इतना समझो। तो जितने रैशनल इरैशनल है ना, इरैशनल को पी से दिखा सकते हैं, दोनों को मिला दोगे तो आ जाएगा रियल नंबर। और हमारा जो ये चैप्टर उसका नाम रियल नंबर है, तो हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब हम डिस्कस करने वाले नहीं है। तो ये तुमने समझ लिया कि भैया रियल नंबर का मतलब जितने नंबर हम अभी तक जानते हैं, जितने रैशनल और जितने इरैशनल। रैशनल क्या, उसमें इंटीजर भी शामिल, होल नंबर भी शामिल, नेचुरल नंबर भी शामिल, फ्रैक्शन वाले नंबर शामिल, सबके सब शामिल। जो मेन पॉइंट ध्यान देने का है वो ये है कि रैशनल नंबर सारे इंटीजर्स और सारे फ्रैक्शंस वाले नंबर को मिला के रैशनल नंबर हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए। अब हम समझते हैं रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो रैशनल नंबर को हम दिखाते हैं क्यू से, ये बात अभी थोड़ी देर में समझ पाओगे। सबसे पहले रैशनल वर्ड को देखो। रैशनल का मतलब होता है रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात तुम कैसे लिखते हो, जैसे 1:3 तुमने लिखा तो ये अनुपात हुआ, इसी को रेशियो बोलते हैं। या इस चीज को 1/3 भी तो लिखते हो, राइट। तो अगर इसको मैं P मान लूं, इसको Q मान लूं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, P/Q के फॉर्म में हो गया या रेशियो के फॉर्म में हो गया। तो वो सारे नंबर, डेफिनेशन बोलती है कि वो सारे नंबर जिनको तुम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, रेशियो मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। Q कभी भी जीरो मत करो, तो वो रैशनल नंबर होता है। तो ये रेशियो के बेसिस पे डेफिनेशन दी गई। तो अगर मैं इंटीजर और फ्रैक्शन ये सब के सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। कहां से हमको पता चला, ये यहां से पता चला, राइट। तो अगर मैं तुमको बोलूं ये 2 क्या है, तो तुम बोलोगे ये तो इंटीजर है या होल नंबर या नेचुरल नंबर है। तो ये P/Q के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो ये रैशनल नंबर होगा, यानी रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे 1 लिख दूं, मैंने कुछ नंबर चेंज किया, नंबर तो चेंज नहीं किया, नंबर तो वही है, लेकिन P/Q के फॉर्म में लिख दिया, रेशियो के फॉर्म में लिख दिया, ये रैशनल नंबर हो गया। अब यहां पे 2 क्या है, एक इंटीजर है, 1 भी क्या एक इंटीजर है, और ये जो ये यहां पे डिनोमिनेटर है, ये 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर हुआ। तो डेफिनेशन के द्वारा भी हमने प्रूव कर दिया कि 2 जो कि इंटीजर, वो रैशनल नंबर के अंदर हम रखेंगे, ठीक। अब जैसे 1/2 है, अब ये तो फ्रैक्शन है ऑलरेडी, तो ये तो रेशियो के फॉर्म में पहले से ही है, तो रैशनल नंबर हो गया, राइट ना। तो अब देखो 0 क्या, अब ऐसा क्वेश्चन, 0 क्या रैशनल नंबर है? हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 ऊपर रखेंगे, 1 नीचे हम रख देंगे, राइट। तो ये इंटीजर है, ऑब्वियसली 0 इंटीजर के अंदर आता है ना, होल नंबर आता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर, तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन मैं ऐसे कर दूं तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि
क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका आंसर इन्फिनिटी आता, अनंत। तो रैशनल कोई चीज़ नहीं है ना, वो इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल मतलब तार्किक। अब इसका तर्क क्या लगाओगे, तो इन्फिनिटी आ गया, शायद इसीलिए रख दिया गया भाई, जीरो ना रखना और सब कुछ करना। ठीक है, तो ये बात तुम समझ गए। रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे P और Q इंटीजर हो तो तुम इसको बोलोगे रैशनल नंबर। ठीक, अब हमारे कुछ अच्छे बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मैं √2 को ऐसे लिख दूं तो ये भी तो रेशियो हो गया, √2 डिवाइडेड बाई 1 रेशियो हो गया। इसको मैं P मान लूं, इसको Q मान लूं, तो √2 को इर्रेशनल नंबर क्यों बोलते हैं बच्चों? इसलिए क्योंकि जो √2 है ना यहाँ पे, ये क्या है, क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। तो ये भी तो देखना है कि P और Q इंटीजर होना चाहिए, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। समझ में आई लॉजिक? तो लिखने का तो तुमने लिख दिया, लेकिन जो यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है, P और Q इंटीजर हो, Q इक्वल ना हो, वो भी तो फुलफिल करनी चाहिए, है ना। अब देखो, जैसे 22/7 तुमने लिखा, तो ये पाई की वैल्यू है, पाई ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, 2πr, तो वो पाई की वैल्यू, पाई एक इरैशनल नंबर है। क्यों है वो अभी समझेंगे। पाई एक इरैशनल नंबर है, लेकिन उसकी जो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो रैशनल नंबर होती है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। हमारी डेफिनेशन बोलती है, क्या तुम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं? अगर लिख सकते हो तो रैशनल नंबर है। हमको इससे मतलब नहीं वैल्यू कहां से आ रही है, हमको इससे मतलब है कि क्या डेफिनेशन में फिट होता है। तो भैया ये P हो गया, ये Q हो गया, ये जीरो भी नहीं है, ये इंटीजर भी है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ। क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तुमसे कोई पूछे कि 22/7 रैशनल या इररेशनल, तो तुम बोलोगे रैशनल। क्यों? बोल दोगे कि भाई ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये जीरो भी नहीं, इसलिए ये रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात तुम समझ गए होंगे। एनीवेज, तो जितने इंटीजर्स हैं, जितने फ्रैक्शंस हैं, वो सबके सब रैशनल नंबर होते हैं। अब ये तो रेशियो के फॉर्म में लिख के हमने डिसाइड किया वेदर द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। अब अगर मैं रेशियो वाले नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखूं, दशमलव के फॉर्म में लिखूं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है? ठीक है, अब ये बात ध्यान से सुनना। देखो 1/2 अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 0.5, पूरी तरह से कट जाता है। 2 को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे 1, तो ऐसे कैसे करोगे, दशमलव बढ़ाओगे, 0, 2 पंजे 10, कोई रिमाइंडर आया यहाँ पे? कुछ नहीं, रिमाइंडर 0 आया। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना। तो ऐसे नंबर जो होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, यानी टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, ओके। और दूसरे ऐसे नंबर हो सकते हैं जो टर्मिनेट ना हो, जैसे 1/3। क्या? 1/3। तो 1/3 को अगर तुम 1 को डिवाइड करोगे 3 से, तो डेसिमल पॉइंट बढ़ाओगे 0, 3 त्रिक 9, एक रिमाइंडर है 0, 3 त्रिक 9, फिर से एक रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हमेशा आता जाएगा और नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी देखोगे, 3 3 3 3 3 3 ऐसे आता जाएगा। इस केस में 1/3 के केस में तो 0.33 आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर होंगे जहां पे इस तरह से है, जैसे 365 365 365, तो ये डिजिट्स का एक ब्लॉक होगा जो बार बार रिपीट करेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन जो डिजिट होगी या डिजिट्स होगी वो रीऑकर करेगी। ऑकर माने पाया जाना, किसी चीज का बार बार पाया जाना, यानी एक पैटर्न हमको डिजिट्स का दिखेगा या एक सिंगल डिजिट का दिखेगा, तो उसको भी रैशनल नंबर हम बोलेंगे। यानी हम रेशियो वाले नंबर को कन्वर्ट कर दिया हमने डेसिमल पे, और डेसिमल में जब हमने देखा तो एक तो टर्मिनेट हो गया रैशनल नंबर, दूसरा टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज पाई जा रही है, उसमें एक डिजिट रिपीट हो रही या डिजिट्स का ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो हम उसको बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। तो ये बातें हम कहां से डिसाइड कर रहे हैं? ये बातें जो फ्रैक्शन वाला नंबर है उसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो क्वोशिएंट आ रहा है, जो क्वोशिएंट आ रहा है, जो भागफल आ रहा है, क्वोशिएंट मतलब भागफल आ रहा है, उससे डिसाइड कर रहे हैं।
इसीलिए रैशनल नंबर को हम क्यू से दिखाते हैं, और क्यू जो आया वो क्वेश्चन से आया, यानी डिसिमल एक्सपेंशन अगर तुम रैशनल नंबर को करते हो, टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन रीअकरिंग होता है या रिपीटिंग होता है, तो हम उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इस तरह से हमने रेशियो के बेसिस पे डिसाइड किया और डिसिमल के बेसिस पे हमने डिसाइड किया, डिसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे, कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। चलो एक बार फटाक से बताता हूं। रैशनल वर्ड रेशियो से आया। किसी भी नंबर को रेशियो के फॉर्म में, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे पी इंटीजर, क्यू इंटीजर, लेकिन क्यू जीरो ना हो तो रैशनल नंबर बोलते हैं। अब रेशियो में नहीं बताना चाहते, हम डिसिमल में बताना चाहते हो, रेशियो वाले नंबर को सॉल्व करो। अगर नंबर तुमको मिलता है टर्मिनेटिंग तो वो रैशनल नंबर, अगर नंबर तुमको मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन डिजिट या डिजिट्स रिपीट होती है, बार बार रीऑकर करती है, रिकरिंग होती है, रिपीटिंग होती है, तो भी हम उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर इसका ऑपोजिट, कि अगर पी बाय क्यू के फॉर्म में ना लिख सको, रेशियो के फॉर्म में ना लिख सको, तो हम उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है वो है जैसे √2 है, जितने नंबर जो रूट वाले नंबर होते हैं, अगर वो परफेक्ट वाले नंबर नहीं, यानी परफेक्ट स्क्वायर वाले, जैसे अगर तुमने यहां पे √4 लिख दिया तो √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है ना। तो 2 तो एक इंटीजर है और इंटीजर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर नहीं, उसके अलावा रूट वाले जो नंबर हैं उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसमें सबसे फेमस है ये पाई की और यूलर्स नंबर होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। अब ये जो पाई की वैल्यू होती है ना, ये पाई की वैल्यू ऐसी होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी टर्मिनेट भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होती है। यानी ये जो डिजिट होती है ना, ये एक नहीं होती, अलग अलग डिजिट आती रहेगी। जैसे इसमें देखो 333 आ रहा है, तुमको एक पैटर्न मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न तुमको नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनका डिसिमल एक्सपेंड, इसको तो इसमें लिख ही नहीं सकते, तो इसकी बात खत्म हो गई। लेकिन डिसिमल फॉर्म में √2 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे आएगा? 1.414 ऐसे करके आती है। तो जब इसका डिसिमल एक्सपेंशन करोगे तो तुम देखोगे कि रिमाइंडर आता जाएगा, तुम डिवाइड करते जाओगे। और एक चीज और ऑब्जर्व करोगे कि इसमें कोई रिकरिंग नहीं आएगा, मतलब डिजिट या ग्रुप होगा, डिजिट्स को बार बार रीऑकर नहीं कर, अलग अलग डिजिट आती जाएगी। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन नॉन रिकरिंग भी हो, या नॉन रिकरिंग को नॉन रिपीटिंग, उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोनों में डिफरेंस अगर तुमको समझना है तो डिसिमल एक्सपेंशन से समझो। डिसिमल फॉर्म में लिख दो, अगर टर्मिनेट हुआ ठीक है तो पक्का से वो तो रैशनल नंबर हो। अगर टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिकरिंग है, यानी डिजिट या ग्रुप है डिजिट्स को बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो रैशनल होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिकर भी नहीं कर रहा है, तो उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखो 3.14 ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि 3.14 क्या रैशनल है या इर्रेशनल है? तो देखो बच्चों, ये तो टर्मिनेटिंग दिख रहा है हमको, यहां पे देखो टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग कोई चीज नहीं है तो ऐसे हमको दिखाया जाता है, यहां तो टर्मिनेटिंग है यानी लगभग वैल्यू है। तो क्या इसको तुम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? अगर लिख सकते हो तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो हमने इसको लिखा 3.14 और यहां पे 100 कर 1.00 अगर हमने कर दिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। 2 डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट, 2 डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट, तो डिसिमल पॉइंट हटा सकते हो। तो ये पी बाय क्यू के फॉर्म में आ गया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो हो ही गया। तो इसका मतलब पी बाय क्यू के फॉर्म में तुम लिख सकते हो, तो ये क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। तो 3.14 जो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू है, वो एक रैशनल नंबर है। 22/7 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन क्यों होता है? अगर 22/7 22 को 7 से इसमें डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे 1 2 3 4 5 डिजिट तक जाओगे
तो कोई रिकरिंग तुमको नहीं मिलेगा, तो हम ये सोचने लगते हैं कि अच्छा रिकरिंग नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये इररेशनल नंबर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आगे जाओगे 6 या 7 डिजिट पे रिपीटेशन शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिकरिंग हुआ, तो ये इररेशनल नंबर हुआ। ठीक है, होप तुम रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के बारे में समझ गए होंगे। जो मेन क्वेश्चन इररेशनल नंबर के बारे में आता है ऐसे आएगा कि प्रूफ √2 इज एन इररेशनल नंबर, या और इररेशनल नंबर दिए जाएंगे और हमको प्रूफ करना होगा। प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन से वो तो हम बाद में समझेंगे, फिलहाल तुमको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से हैं। थोड़े और नंबर्स उनके बारे में भी फटाफट समझ लेते हैं, ताकि जब क्वेश्चंस के बीच बीच में ना वो नाम आते हैं तो अगर हम नहीं पढ़े होते ना तो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में समझ लेते हैं। तुमने इवन नंबर के बारे में सुना है, सुना ही होगा ऑब्वियसली, राइट। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, डिविजिबल बाई 2, राइट। जिन नंबर को हम 2 से पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे उनको बोलेंगे इवन नंबर। ठीक है, अब ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि 2 से डिविजिबल है, लास्ट की डिजिट, कोई नंबर दिया उसके लास्ट डिजिट में पहुंच जाओ और वहां पे तुम देखो कि कोई नंबर ऐसा है 0 है या लास्ट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल है पूरी तरह से, तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। एग्जांपल के लिए मैं लिखा 2 4 6 9 3 2, यहां पे मैंने 0 लिख दिया, लास्ट की डिजिट देखो, इससे तो तुमको मतलब नहीं, लास्ट डिजिट फटाक से देखना है। 0 है तो 2 से डिविजिबल है, अगर 0 नहीं यहां पे 4 होता तो लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो जा रही है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, और इसको बोलते हैं ऑड नंबर। दूसरा आता है ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो लास्ट में देख लेना 0 है, 0 नहीं है, या ऐसा डिजिट नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो तुम समझ जाना वो ऑड नंबर है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने लिखा 2 6 9 3 2 1, अब यहां लास्ट में देखो ये 0 भी नहीं है, 2 से डिवाइड भी 1 नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर है, ये ध्यान से सुनना। प्राइम नंबर के 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, कोई भी नंबर हो उसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर तो होते ही है, राइट ना। इसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब फैक्टर क्या है, किसी नंबर को जिस नंबर से तुम पूरी तरह से डिवाइड कर दो, तो जिस नंबर से डिवाइड करो जो डिवाइजर है ना, वही होता है फैक्टर। ठीक है, अब जैसे मैं तुमको लिखता हूं 2, अब 2 को ये सोचो कि तुम कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हो। 2 को तुम 1 से डिवाइड कर सकते हो, राइट। 2 को तुम डिवाइड कर सकते हो 2 से, और कोई नंबर बताओ जिससे तुम 2 को डिवाइड कर सकते हो, नहीं है, राइट। तो 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक ये 2 खुद, नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। पहला प्राइम नंबर जो तुम्हारा शुरू होता है 2 से शुरू होता है। अब 2 इवन नंबर है, कंफ्यूजन ये होता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड में होते हैं, लेकिन 2 सबसे छोटा और सबसे पहला प्राइम नंबर है, ये ध्यान में रखना। 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन से इसको 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, और ये नंबर भी वही है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ना तो 1 कंपोजिट नंबर होता है, ना तो प्राइम नंबर होता है। इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ना तो 1 प्राइम नंबर होता है, ना तो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर सीख लिया, अब सीखते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। अब ये सब वर्ड ना बार बार आते हैं क्वेश्चंस के बीच बीच में, हमको पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं।
अब दो डिस्टिंक्ट फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए। एक तो 1 होगा भाई, एक तो नंबर इटसेल्फ होगा, ये टू डिस्टिंक्ट फैक्टर रहेगा तो हम प्राइम नंबर ही बोलेंगे। इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां फैक्टर भी हो, छठवां मतलब जरूरी नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा होना जरूरी है। वो नंबर खुद तो प्राइम नंबर, इसके अलावा तीसरा भी मौजूद तो कंपोजिट नंबर। जैसे मैं लिखता हूं 4, अब 4 को क्या तुम 1 से डिवाइड कर सकते हो? हाँ 1 से, लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये कंपोजिट नंबर है। वो 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हो तो ये फुलफिल कंडीशन हुई प्राइम नंबर की। अब अगर ये किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, नहीं तो ये अभी प्राइम नंबर। तो कोई फैक्टर बताओ 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर के अलावा तीसरे फैक्टर से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे मान लो कि मैं बोलूं 4 क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ने क्या बोला? 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। मान लो मैंने 12 बोला, अब 12 को डिवाइड करने वाले जितने डिवाइजर उनके बारे में सोचो, वो हो गए फैक्टर। तो 12 को डिवाइड होने वाले वो सारे नंबर्स अगर 2 ही मिलते हैं तुमको, तो 12 क्या होगा? प्राइम नंबर 1 और ये खुद, तो भैया 1 से डिवाइड हो जाएगा और खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 हो गए। इसके अलावा देखो 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 पूरी तरह से 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। और भी नंबर से 12 डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये कितने फैक्टर्स हो गए? 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। तो कंपोजिट नंबर के बारे में हमने बात कर ली, प्राइम नंबर के बारे में हमने बात कर ली। एक नंबर और आता है क्वेश्चंस के बीच में जिसको बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम, अब ये नाम से क्या लगने लगता है कि ऑड नंबर। प्राइम हम जनरली सोचते हैं ऑड नंबर, 2 इवन नंबर होता है, राइट। 2 इवन नंबर होता है ना, बाकी जो नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। तो हम जनरली जब प्राइम आता है ना तो हम सोचते हैं ऑड नंबर, और यहीं पे को प्राइम के साथ हो जाता है कंफ्यूजन। देखो कोई भी 2 नंबर लो, अगर उनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो को प्राइम होते हैं। जैसे मान लो मैं एक नंबर, ये देखो 2 और 3 ऐसे लिखता हूं, अब 2 और 3 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये एक दूसरे के को प्राइम नंबर हुए। डन। इसमें ये जरूरी नहीं, जैसे मैंने यहां पे 12 कंपोजिट नंबर भी ले लिया, लेकिन एक दूसरा नंबर मैंने 11 ले लिया, तो 12 और 11 क्या है? को प्राइम है। को माने साथ साथ ना, लेकिन ऐसे प्राइम है कि इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। 12 को अलग से तो डिवाइड करो, कंपोजिट है नंबर, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। या इस तरह से भी तुम बोलते हो कि यार जो 2 नंबर है ना उसमें HCF अगर उसका 1 आए तो वो दोनों नंबर को प्राइम होंगे। अगर इसका HCF निकालने जानते होगे तो समझ रहे होगे, 2 और 3 का HCF 1 होगा, 12 और 11 का HCF 1 होगा, तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो। तो को प्राइम समझ गए कि कोई भी 2 नंबर लो, अगर उसमें 1 के अलावा दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर सीख लिया। अब आता है कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड बार बार आता है तो कई बच्चे समझ नहीं पाते। कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार, है ना। जैसे मान लो मैंने 2 लिखा, अब 2 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 3। अब 3 है, 3 में 1 जोड़ दूंगा तो 4 आया। तो जैसे मैंने बोला 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर हुआ। अगर मान लो मैंने लिखा x, तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? x + 1। उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? x + 2 ना, तो ये हो गया कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, फैक्टर मैंने समझा दिया, एक बार दोबारा से तुमको बता देता हूं। फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो डिवाइजर उस नंबर के होते हैं जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था कि 12 के फैक्टर बताओ, तो अब तुमको वो नंबर ढूंढने हैं ना जो 12 को पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर ही होंगे फैक्टर। तो 12 को तो भाई 1 से डिवाइड कर सकते हो, 12 को तुम 12 से डिवाइड कर सकते हो, 12 को तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो, 12 को तुम 3 से डिवाइड कर सकते हो, 12 को तुम 4 से डिवाइड कर सकते हो, 12 को तुम 6 से
भी डिवाइड कर सकते हो। फैक्टर्स किसी नंबर के, बड़े नंबर के भी कैसे पाने हैं, कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई है। अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसको चेक करना, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, वहां पे तुमको मिल जाएगा। एनीवेज फैक्टर समझ गए। अब देखो एक आता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब किसी चीज, अब फैक्टर किसी भी नंबर के जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, मतलब ये फिक्स है तो मतलब लिमिटेड है। कोई चीज फिक्स है, इसमें 6 फैक्टर है तो मतलब फिक्स है तो लिमिटेड है, ठीक है। मल्टीपल का मतलब होता है किसी चीज का टेबल पढ़ते जाना, जैसे 2 4, अब 2 के मल्टीपल लिख रहा हूं, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर उसके बाद 2 दहम 20, राइट। क्या टेबल यहां पे खत्म हो गई? नहीं। 2 11 टाइम पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? 22। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड मल्टीपल होते हैं। होप तुम इस क्लास से वो यूजफुल इंफॉर्मेशन ले चुके होगे जो जरूरी है। तो इन सब नंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस को जब तुम अब सॉल्व करोगे तो तुमको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी और मजा भी आएगा सॉल्व करने में। तो चलो बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही। होप मैंने तुमको बेहतर ढंग से समझाया और आगे भी बेहतर ढंग से समझाता रहूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।